हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारा कक्षा 10 विज्ञान विषय का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसकी फर्स्ट पार्ट में हमने लगभग आधे चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिया था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाके आप उस क्लास को पहले ज़रूर देख लें, ताकि आपको पार्ट 2 समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखें, आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। यानी हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कोई अम्ल अथवा क्षार कितना प्रबल है। हमने देखा था स्टार्टिंग में, जब हमने पहला पार्ट देखा था, वहाँ पर हमने देखा था प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो यहाँ पर जो प्रबलता और दुर्बलता जो शब्द यूज किए गए हैं वो किस आधार पर किए गए हैं, उस बात को हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो किसी क्षार अथवा अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब कोई अम्ल कितना प्रबल होगा अथवा कितना दुर्बल होगा, यह उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर, वही कोई क्षार कितना प्रबल अथवा दुर्बल होगा, यह उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। जो जितने H+ आयन उत्पन्न करेगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, और जो जितने OH- आयन उत्पन्न करेगा वो उतना ही प्रबल क्षार होगा। ठीक है, किसी अम्ल अथवा क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब ये सार्वभौमिक सूचक क्या होता है, देखें तो सार्वभौमिक सूचक है जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। क्या होता है? अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। और सूचक क्या होते हैं, इसकी चर्चा हमने पार्ट 1 में की थी। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन के अम्लीय अथवा क्षारीय होने की हमें जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, जो सार्वभौम सूचक है, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो सार्वभौमिक सूचक है वो किसी विलयन में जो हाइड्रोजन आयन है, उन हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को विभिन्न रंगों की मदद से क्या करता है? प्रदर्शित करते हैं। देखें आगे हम इसके चित्र के बारे में कि आखिर कैसा होता है। देखें इसका चित्र, ये इसका चित्र दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर किसी विलयन का मान 0 से लेकर 7 तक है तो उसे हम अम्ल की श्रेणी में रखेंगे। ये क्या है? ये अम्लीय विलयन है। फिर अगर किसी विलयन का मान बिल्कुल 7 पर है तो इसका मतलब वो उदासीन विलयन है। और अगर किसी विलयन का मान 8 से लेकर 14 के बीच में है, इसका मतलब वो क्षारीय विलयन है। तो जो सार्वभौमिक सूचक है वो विभिन्न रंगों के माध्यम से किसी विलयन की प्रकृति बताता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर देखो अलग अलग रंग दिए गए हैं जो किसी विलयन के प्रबल, दुर्बल अथवा उदासीन होने की बात करते हैं। अगर किसी का मान 0 है, इसका मतलब वो प्रबल अम्ल है। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अम्लों का मान की जो प्रबलता है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, भाई हम क्षारीय विलयन की बात करें तो क्षारीय विलयन में भी इस तरह जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्षारीय विलयन की प्रबलता क्या होगी? घटती जाएगी। क्योंकि जब हम इस तरफ बढ़ेंगे तो H+ आयनों की जो सांद्रता है वो क्या होगी? वो कम होगी, और OH- आयनों की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो जब हम 8 से इस तरफ 14 की ओर बढ़ेंगे तो क्षारकता में वृद्धि होगी, वही अम्लीय गुणधर्म में क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर रहे हैं, वो है pH स्केल। अब ये pH स्केल क्या होती है, पहले इसके बारे में जानते हैं और इसका यूज क्या है। देखें, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। मतलब हम अम्ल अथवा क्षारक की पहचान कैसे कर रहे हैं? H+ आयनों की सांद्रता के आधार पर। तो इसी H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने हेतु कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की कितनी सांद्रता मौजूद है, यानी वो संख्या में कितने हैं। ठीक है, सांद्रता का मतलब क्या होता है? प्रति इकाई आयतन में उन आयनों की संख्या। ठीक है, तो H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने हेतु एक स्केल बनेगी और इस स्केल को pH स्केल कहा जाता है। pH स्केल की अगर हम आविष्कार की बात करें तो इसे विकसित किया गया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा। किसके द्वारा? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा इसे विकसित किया गया था, जहां इस pH में
पी का मतलब है पुसांस, इसे इंग्लिश में पोटेंस कहा जाता है, जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या अर्थ होता है? शक्ति। मतलब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की मात्रा कितनी है, अगर जितनी मात्रा ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली विलयन होगा। अगर इस स्केल के अनुसार क्या बताया गया कि अगर इस पीएच स्केल का मान 7 आता है, इसका मतलब वो विलयन कैसा है? उदासीन विलयन है। अगर पीएच स्केल पर किसी विलयन का मान 7 से कम है, इसका मतलब वो अम्लीय विलयन है। और अगर पीएच स्केल पर किसी विलयन का मान 7 से ज़्यादा है, ठीक है, यानी उस पर उसमें जो H+ आयन है उनकी सांद्रता का मान अगर 7 से ज़्यादा है तो उसे क्षारीय विलयन कहा जाता है। ठीक है, यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी कि स्केल पर 0 से लेकर 14 तक अंक लिखे होते हैं। तो अगर किसी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता का मान अगर 7 है तो उदासीन विलयन कहा जाएगा। अगर H+ आयनों की सांद्रता का मान 7 से कम है तो उसे अम्लीय विलयन कहा जाएगा। और अगर H+ आयनों की सांद्रता का मान पीएच स्केल पर 7 से ज़्यादा है तो उसे क्षारीय विलयन कहा जाएगा। ठीक है, देखो वही लिखा गया है, यहाँ पर आपको एक स्केल दिखी हुई है और स्केल में बताया गया है कि अगर किसी विलयन का मान बिल्कुल 7 है, इसका मतलब वो उदासीन है। और अगर 7 से कम होता जा रहा है, 7 से 0 की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब उसके H+ आयनों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और अगर H+ आयनों में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है कि उसकी अम्लीय प्रकृति में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और अगर 7 से लेकर 14 तक अगर किसी का मान है तो उसे क्षारीय विलयन कहा जाता है। और अगर पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का मान 7 से लेकर 14 तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्षारक की प्रकृति क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? क्षारक की प्रकृति बढ़ रही है। ठीक है, और क्षारक की प्रकृति बढ़ने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, और हाइड्रो ऑक्साइड आयनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार आपको स्केल की सहायता से अच्छे से समझ में आया होगा कि जिस विलयन का मान 0 के जितना नज़दीक होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, और जिस विलयन का मान 14 के जितना निकट होगा वो उतना ही क्षारीय प्रकृति का प्रबल होगा। आगे बात करें हम, जैसे एक और चित्र की सहायता से समझाया गया है कि अगर दुर्बल अम्ल की हम बात करें और प्रबल अम्ल की, तो दुर्बल अम्ल में जो H+ आयनों की मात्रा है वो क्या होगी? कम होगी। और जैसे जैसे H+ आयनों की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी प्रबलता भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। वही OH- आयन की बात कही गई है, यानी क्षारीय विलयन की। तो अगर OH- आयनों की संख्या अगर कम है, इसका मतलब वो दुर्बल क्षार है, और जैसे जैसे इनकी संख्या में वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे क्षार की प्रबलता बढ़ती जाएगी। ठीक है, फिर से यहाँ पर एक चित्र के जरिए बताया गया है कि 7 पर कोई विलयन उदासीन होता है। अगर 7 से 0 की ओर बढ़ रहा है मतलब उसकी अम्लीय प्रकृति में वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन आयनों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। और अगर 7 से 14 की ओर अगर विलयन में आयनों की मात्रा में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब उस भाग में क्षारीय प्रकृति की मात्रा में वृद्धि हो रही है और H+ आयनों की संख्या में कमी हो रही है। और वृद्धि किस में हो रही है? OH- आयनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार हम पीएच स्केल की सहायता से यह पता कर सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है, क्षारीय है अथवा उदासीन है। किसके आधार पर? H+ आयनों की सांद्रता के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लवणों का पीएच हमने अभी क्या देखा? इस स्केल में केवल हमने प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल इसके बारे में चर्चा की है। मतलब पीएच स्केल की सहायता से केवल हम अम्ल, क्षार और लवण की पहचान कर सकते हैं, या उदासीन की। और उसी उदासीन विलयन को क्या कहा जाता है? लवण कहा जाता है। अब देखें, अगर कहीं पूछा जाए कि लवणों का पीएच हम किस प्रकार बता सकते हैं, तो देखें प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक, इनके मिलने से क्या बनेगा? उदासीन लवण। ठीक है, यहाँ पर देखो दोनों समान श्रेणी के हैं, क्योंकि लवण का निर्माण कब होता है? जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को पूर्णतः क्या कर लेते हैं? समाप्त कर लेते हैं। तो अगर प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षारक है तो ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे के प्रभाव को पूर्णतः समाप्त कर देंगे और बनने वाला लवण कैसा होगा? उदासीन लवण होगा।
और उदासीन लवण का पीएच मान एग्जैक्ट कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, वही हम बात करें प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल चारक, यानी यहाँ पर अम्ल प्रबल है और दुर्बल क्या है, चारक है। तो ऐसी स्थिति में जो बनने वाला लवण है वो अम्लीयता के कुछ गुण धर्म प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब उस अम्लीय लवण के, यहाँ पर अवण नहीं है लवण है, अम्लीय लवण के जो पीएच मान है वो क्या होगा, 7 से कम होगा, क्योंकि वो कुछ अम्लीय गुण धर्मों को दर्शाएगा। वही हम बात करें प्रबल चारक और दुर्बल अम्ल की, तो यहाँ पर देखो चारक प्रबल है और दुर्बल अम्ल है, मतलब बनने वाला जो लवण है वो कौन सा लवण होगा, चारकीय लवण होगा। और चारकीय लवण का जो पीएच वैल्यू है वो 7 से क्या होगी, वो 7 से बड़ी होगी, यानी 7 से लेकर 14 के बीच में होगी। तो इस प्रकार अगर किसी लवण की हमें पहचान करनी है तो अगर उदासीन लवण है इसका मतलब वो एग्जैक्ट 7 पर होगा, अगर अम्लीय लवण है इसका मतलब उसका पीएच मान 7 से थोड़ा कम होगा, और अगर कोई क्षारकीय लवण है इसका मतलब उसकी वैल्यू 7 से थोड़ी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, क्योंकि ज़्यादा होने पर तो वो फिर क्षार की श्रेणी में गिना जाएगा। आया समझ में? आगे बात कर रहे हैं हम कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान, यानी हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे कई सारे पदार्थ यूज़ करते हैं अथवा देखते हैं जिनके पीएच मान हमें कुछ पता होने चाहिए, और काफ़ी बार परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करें नींबू का रस, तो नींबू के रस का जो पीएच मान है वो 2.2 से लेकर 2.4 के बीच में होता है, मतलब नींबू की प्रकृति कैसी है, अम्लीय प्रकृति है। ठीक है, फिर हम बात करें सिरका की, तो सिरका का पीएच मान कितना होता है, 2.5 से लेकर 3.4 के बीच में, तो ये भी कैसा है, ये भी अम्लीय प्रकृति का है। फिर शराब की बात करें तो शराब की पीएच वैल्यू 2.8 से लेकर 3.8 के बीच में होती है, इसका मतलब इसकी प्रकृति भी कैसी है, अम्लीय है। फिर बात करें टमाटर का जूस, तो टमाटर के जूस की भी या टमाटर की भी कह ले तो इसका पीएच मान 4.0 से लेकर 4.4 के बीच में होता है, इसका मतलब यह भी अम्लीय प्रकृति का होता है। फिर बात करें हम बियर की, तो बियर की पीएच वैल्यू भी 4.0 से लेकर 5.0 के बीच में होती है, यह भी अम्लीय प्रकृति का होता है। फिर बात करें कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी की पीएच वैल्यू 4.5 से लेकर 5.5 के बीच की होती है, यानी यह भी अम्लीय प्रकृति की होती है। फिर बात करें मानव मूत्र की, जिसमें यूरिया पाया जाता है, और अगर यूरिया के मैं सूत्र की बात करूं तो NH2CONH2, ये यूरिया का सूत्र है जो प्रयोगशाला में निर्मित पहला केमिकल पदार्थ था। तो मानव मूत्र की जो पीएच वैल्यू है वो 4.8 से लेकर 8.4 के बीच में होती है, यानी ये अम्लीय प्रकृति का भी हो सकता है और क्षारीय प्रकृति का भी हो सकता है। फिर बात करें हम मानव लार की, तो 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में, यानी यह भी अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति का हो सकता है। फिर बात करें दूध की, तो दूध की पीएच वैल्यू 6.4 होती है, मतलब ये अम्लीय प्रकृति का होता है। फिर बात करें मानव रक्त की, तो मानव रक्त की पीएच वैल्यू 7.4 होती है, इसका मतलब ये क्षारीय प्रकृति का होता है। फिर शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल उदासीन होता है और इसकी पीएच वैल्यू कैसी होती है, 7 होती है, यानी इसकी प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी। फिर बात करें समुद्री जल की, तो समुद्री जल का पीएच वैल्यू 8.4 होता है, इसका मतलब यह भी क्षारीय प्रकृति का होता है। और फिर बात करें आंसू की, मानव आंसू की, तो उसकी वैल्यू भी 7.4 होती है, मतलब यह भी क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये कुछ हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाले पदार्थ है जिनके हमने पीएच मान की चर्चा की है। ठीक है, तो जो अम्लीय पदार्थ है वो अम्लीय गुणों वाले पदार्थों का आपको ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप इनका ज़्यादा सेवन करते हो तो आपके शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण पेट में जलन टाइप होने लगती है। ठीक है, आगे हम बात करें वो है साधारण नमक से रसायन, मतलब साधारण नमक जिसे हम सोडियम क्लोराइड अथवा NaCl कहते हैं। इस साधारण की नमक की सहायता से हम कौन कौन से केमिकल पदार्थ यानी रासायनिक पदार्थ बना सकते हैं। तो देखें, साधारण नमक की सहायता से हम पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का निर्माण कर सकते हैं, दूसरा विरंजक छोन का निर्माण कर सकते हैं जिसका सूत्र है CaOCl2। ये सूत्र आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तीसरा है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडे का जो सूत्र है वो है NaHCO3। चौथा है धोने का सोडा जिसका सूत्र है Na2CO3
10H2O, और पांचवा है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, यहाँ पर ये हाफ H2O है, तो ये किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। मतलब साधारण नमक की मदद से हम इतने सारे रसायनों का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम इन सब का एक एक का विस्तार से अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार साधारण नमक की सहायता से इनका निर्माण होता है और इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम क्लोराइड मतलब वही साधारण नमक के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यानी जब सोडियम क्लोराइड साधारण नमक के जलीय विलयन से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो क्या होता है? वियोजित होता है। वियोजित का मतलब वो टूटता है, और इस टूटने की अभिक्रिया के दौरान वो किसका निर्माण करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं या क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो जब साधारण नमक के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जैसे 2NaCl प्लस 2H2O, मतलब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है। एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हो रहा है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और कैथोड के पास ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। तो बिल्कुल सरल है, आपको याद रखना है कि नमक या सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इसके अगर हम उपयोग की बात करें तो H2 यानी जो हाइड्रोजन गैस है इसका उपयोग ईंधन मार्गरीन के रूप में किया जाता है। यहाँ पर निकलने वाली क्लोरीन गैस का निर्माण जल की छवस्ता पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविलियन क्लोराइड, ठीक है, जो कि एक प्रकार का जो प्लास्टिक होता है, ठीक है, उसका पाइप होता, उसका क्या है, एक प्रकार है पॉलीविनाइल कार्बोनेट या पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक प्रकार के प्लास्टिक का टाइप है। और तीसरा है CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें किसका उपयोग होता है? क्लोरीन गैस का। फिर बात करें हम HCl की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो इसका उपयोग इस्पात की सफाई में और औषधियों के निर्माण में किया जाता है। वही बात करें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए और साबुन के निर्माण में और कागज बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। वही हम बात करें Cl2 प्लस NaOH, जिसे विरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग घरेलू विरंजन में और वस्त्र विरंजन के लिए किया जाता है। यानी कि घरेलू विरंजन का मतलब है, विरंजन का मतलब होता है साफ सफाई, तो घरेलू साफ सफाई अथवा वस्त्रों की सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की अच्छे से व्याख्या कर ली है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ रहे हम दूसरे रासायनिक पदार्थ की ओर, और वो है विरंजक चूर्ण। कौन सा? विरंजक चूर्ण। इसका सूत्र आपको याद रखना है CaOCl2। और इसका निर्माण कैसे होता है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। किस पर? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। और शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो जब CaOH2 की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई गई है तो विरंजक चूर्ण, ठीक है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और साथ में जल का निर्माण होता है। ये जो सूत्र है ये विरंजक चूर्ण का ही सूत्र है। किसका? विरंजक चूर्ण का। तो आपको याद रखना है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण के साथ जल का निर्माण होता है। हम इसके उपयोग की बात करें तो विरंजक चूर्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए किया जाता है। यानी सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है? वस्त्र उद्योग में, जहाँ सूती व लिनेन के कपड़ों की सफाई हेतु सबसे ज्यादा विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करें हम कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, यानी कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है
रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपचायक और अपचायक की व्याख्या हमने प्रथम अध्याय में की थी। उपचायक का मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो रही हो और हाइड्रोजन की मात्रा में कमी हो रही हो तो ऐसे पदार्थ को हम उपचायक पदार्थ कहते हैं। फिर अगला उपयोग है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त कराने हेतु रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये विरंजक चूर्ण के महत्वपूर्ण उपयोग है जो आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात कर रहे हैं हम, वो है बेकिंग सोडा। कौन सा? बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, देखें। जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया, देखो ये सोडियम क्लोराइड है जिसे हम नमक कह रहे हैं, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया H2O जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ कराई जाती है। NH3 क्या है? NH3 अमोनिया है। तो जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ कराई जाती है तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, हमें यहाँ से NH4Cl और NaHCO3 की क्या होती है? प्राप्ति होती है। ठीक है, और NaHCO3 को ही क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा कहा जाता है। आया समझ में? हमें यहाँ से क्या मिलता है? अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। यह एक दुर्बल असंक्षारक सारक है। यानी कैसा सारक है? एक दुर्बल प्रकृति का क्या होता है? क्षारक होता है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। यानी बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, जब इसे हम गर्म करते हैं खाना बनाते समय तो देखो क्या अभिक्रिया होती है। बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? सोडियम कार्बोनेट का। फिर जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। आया समझ में? ये क्या है? ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जबकि ये क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों में फर्क है। तो इस प्रकार बेकिंग सोडा का निर्माण होता है कि जब हम सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड के साथ बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। और जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। आगे बात करें इसके उपयोग की, तो सबसे पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। क्या बनाने में? बेकिंग पाउडर बनाने में। और बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? जब बेकिंग सोडा की अभिक्रिया टार्टरिक अम्ल के साथ कराई जाती है या जब बेकिंग सोडा के साथ टार्टरिक अम्ल को मिलाया जाता है तो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। दूसरा है, इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। तभी आपने देखा होगा कि जब भी हम पकोड़े बनाते हैं या ऐसी कुछ चीज़ बनाते हैं जो इसमें क्या आता है, जिसमें ऊपर खमीर उठ जाता है यानी वो फूल जाती है, तो वो फुलाव आता है, वो किसके कारण आता है? इस बेकिंग सोडा की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है उसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो मुलायम हो जाती है और स्पंजी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, और बात करें हम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो फूलती है। ठीक है, उसमें क्या होता है? बेकिंग सोडा मिलाया जाता है जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो फूल जाती है और कैसी हो जाती है? मुलायम हो जाती है। यह एंटासिड का एक संगठक है। ठीक है, एंटासिड का क्या है? एक संगठन है। अब एंटासिड क्या होता है? एंटासिड का मतलब है कि जब हमारे शरीर में क्या हो जाता है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम इनो पीते हैं। ठीक है, वो इनो क्या होता है? एक प्रकार का क्षारक होता है और उस क्षारक में क्या मिला होता है? बेकिंग सोडा मिला होता है जो उस अम्ल की मात्रा को क्या कर लेता है? कम कर लेता है और हमें क्या करता है? उस जलन से क्या करता है? राहत प्रदान करता है। अगला बिंदु है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। तो ये बेकिंग सोडा के उपयोग थे जो आपको ध्यान रखने हैं। इनसे निश्चित रूप से एक प्रश्न पूछा जाता है। अगला है धोने का सोडा। धोने का सोडे का सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O
ये किसका सूत्र है? धोने का सोडे का। जबकि अभी हमने पीछे पढ़ा था वो कौन सा था? वो खाने का सोडा था। आया समझ में? तो देखें सोडियम कार्बोनेट, कौन सा? सोडियम कार्बोनेट, ये जो अभी बना था इस वाली अभिक्रिया में, देखो यहां पर हमारे बना था सोडियम कार्बोनेट, ये जो कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर बना था। तो जब इस सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, मतलब जब सोडियम कार्बोनेट के साथ जल मिलाया जाता है, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें धोने का सोडा प्राप्त होता है। देखो वही लिखा हुआ है, जब Na2CO3 की अभिक्रिया जल के साथ कराई गई है तो हमें सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा प्राप्त होता है। ऐसा समझ में? बिल्कुल सरल है कि जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो हमें सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। और जब उस सोडियम कार्बोनेट का पूर्ण से क्रिस्टलीकरण कराया जाता है, क्रिस्टलीकरण का मतलब है उसे जलीय विलयन में मिलाया जाता है, तो फिर धोने का सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। कहाँ कहाँ होता है? कांच यानी कांच उद्योग, साबुन उद्योग और कागज उद्योग में। दूसरा है इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। बोरेक्स एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, उसके उत्पादन में भी धोने का सोडे का उपयोग किया जाता है। फिर आप सब जानते होंगे ये तो, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। और दूसरा है जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी जल की स्थायी कठोरता का मतलब है कुछ जल काफ़ी कठोर होते हैं, यानी वो साबुन के साथ या अन्य पदार्थों के साथ झाग उत्पन्न नहीं करते क्योंकि वो काफ़ी कठोर होते हैं। इस कारण से उन जल की कठोरता को हटाने हेतु भी धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। आगे बात करें हम अगले टॉपिक की, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, ये क्या है? इसका सूत्र है। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अथवा अर्धहाइड्रेट POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। मतलब जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो ये क्या करता है? जल के अणुओं का त्याग करता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर अर्धहाइड्रेट POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद सुन्न होता है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। जैसे आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है और उस दौरान उसके हाथ व पैरों में पट्टा बांधा जाता है, जिसे हम छूने का पट्टा कहते हैं, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा बांधा जाता है, वो छूने का पट्टा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया क्या है? CaSO4 हाफ H2O, ये किसका सूत्र है? ये जिप्सम का सूत्र है। किसका है? जिप्सम का सूत्र है। जब जिप्सम की अभिक्रिया हाफ H2O यानी जल के साथ कराई जाती है तो जल के साथ अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप यह किसका निर्माण करता है? यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यहां पर ये जो जिप्सम लिखा गया है, आगे देखें अगला टॉपिक है, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है? देखें, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी अर्धहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, यानी जब जिप्सम का सूत्र ये रहा CaSO4 2H2O, जब इसको 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो ये जल के आधे अणुओं को क्या कर लेता है? त्याग कर लेता है। ठीक है, और क्या बनाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है POP। देखो अगर इसकी मैं अभिक्रिया लिखूं तो कैसे होगी? CaSO4 2H2O, ये किसका सूत्र है? जिप्सम का। इसको गर्म कर रहे हैं हम कितने ताप पर? 373 केल्विन ताप पर। तो क्या बनेगा? CaSO4 हाफ H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस क्या बनेगा? जल का अणु बनेगा। आया समझ में? ये अभिक्रिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनने की। और इसी की उल्टी अभिक्रिया, मतलब जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ फिर से जल मिला देंगे तो फिर से किसका निर्माण होगा? फिर से जिप्सम का निर्माण होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है
जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जब फिर से जल से कराई गई है तो किसका निर्माण हुआ है? जिप्सम का निर्माण हुआ है। और आपने देखा होगा जब भी किसी व्यक्ति को चोट वगैरह लगती है तो उसके हाथ अथवा पैरों पर एक डॉक्टर के द्वारा एक छूने का, ये सफेद रंग का क्या एक पट्टा बांधा जाता है, जो क्या करता है, जो अंगों को मजबूती प्रदान करता है ताकि अंग आपस में क्या हो सके, जुड़ सके, यानी हिलने डुलने से बच सके। इस वजह से डॉक्टर द्वारा जो सफेद रंग का एक पट्टा बांधा जाता है, जिसे हम साधारण भाषा में छूने का पट्टा कहते हैं, वह प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। आया समझ में? इसके उपयोग की बात करें तो देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। ठीक है, आप सब ने देखा होगा। दूसरा, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग सतह को चिकना करवाने के लिए भी किया जाता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के 3 महत्वपूर्ण उपयोग है। पहला, डॉक्टर के द्वारा टूटी हुई हड्डियों को एक जगह स्थिर रखने के लिए। दूसरा, खिलौना उद्योग में और सजावट की सामान बनाने में। और चौथा है, तीसरा, सतह को चिकना बनाने में। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं, वो है क्रिस्टलन का जल। अब ये क्या होता है? देखें, लवण के एक सूत्र इकाई में क्रिस्टलन का जल, इसका मतलब क्या है कि जो हम लवण यहाँ पर देख रहे हैं उसके साथ जल के कितने अणु मौजूद है, उसे कहते हैं क्रिस्टलन का जल। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यानी लवण का जो एक सूत्र है उसके एक इकाई भाग में जल के कितने अणु उसमें मौजूद है, उस जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, CaHO4 5H2O, तो यहाँ पर जल के कितने अणु मौजूद है? 5 अणु। तो इसमें क्रिस्टलन के जल के 5 अणु मौजूद है। वही बात करें Na2CO3 10H2O, तो यहाँ पर जल के कितने अणु मौजूद है? यहाँ पर जल के 10 अणु मौजूद है। तीसरा है CaHO4 2H2O, तो यहाँ पर जल के कितने अणु मौजूद है? 2 अणु मौजूद है। तो यानी किसी लवण के साथ जल के कितने अणु मौजूद है, उस जल के अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। अगला टॉपिक है, तो आपका जो सेकंड चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। चैप्टर काफ़ी बड़ा था, तो आप चाहें तो 1-2 बार रिवाइज करके देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आप सबको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा आप मुझे FB पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करें, जहां आपको सभी प्रकार के नोट्स और स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।